तो कहाँ पढ़े थे हम? यहीं से कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट रुकेंगे, बस आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। हाँ, तो हमने कहाँ छोड़ा था और कहाँ से बनाया था, कहाँ छोड़ा था और कहाँ से आगे कंटिन्यू करना है। 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे, बस 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मुकेश मंजर की बुक, है ना। तो फटाफट से आगे कंटिन्यू करते हैं ना। मैंने यहाँ तो पढ़ लिया था, परिवार वगैरह पढ़ लिया था। वस्त्र आवास भी हो गया था, पीड़न वगैरह सब याद कर लिया था हमने, है ना। फिर व्यवसाय पीछे शुरू करना है, जैसे पूछेंगे तो सही सारा कुछ पीछे से बताओ। शिक्षा शास्त्र है, पर्यावरण का नहीं, शिक्षा शास्त्र पहले टॉपिक पर्यावरण की शिक्षा और ये सब पहले टॉपिक ओजोन पर। चलो बताओ, ज्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी छोड़ेंगे। बताओ कि हरित मफलर संबंधित है तो ध्वनि से है ना, मफलर और हरित और नदी के जल में दूषण स्तर कैसे मापते हैं? बोर्ड से। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में ग्रीन का। फिर डी है ह्यूमस पदार्थ। ह्यूमस कौन सा जल प्रदूषण का मानव स्रोत नहीं है? मानव से तुम्हें थोड़ी ना, ये ह्यूमस नहीं है, मानवीय नहीं, मान औद्योगिक है, बाही जल जारी कर लोग। फिर है कि जल्दी उसको बनाते 22 मार्च को, है ना। और फिर है कि ग्लोबल वार्मिंग में तापमान है ना सौरमंडल का बढ़ता है। फिर है कि न्यू के कौन सा कदम सही नहीं है? तो सी वाला कि जल वन है, जलवायु और जल चक्र को प्रभावित नहीं करते, है ना। ये सब करते हैं तो मृदा अपरदन से बचाते हैं, वन मृदा अपरदन से बचाते हैं और उन्हें पादप जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, सब बातें सही। और इसके अलावा मृदा होने की वृद्धि और पुनर्जनन सहायक होती है, बिल्कुल सही। हाँ, फिर जो मृदा वनों की वृद्धि में सहायक होती है, वृद्धि और पुनर्जनन। फिर है क्योंकि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है उनसे है ना। फिर है कि पर्यावरण में कितने सबसे खतरनाक होती है? यूवीसी, है ना, वाली। और मानसूनी उनकी कितने होते हैं? वर्षा कितनी होती है? 70 सुनते जाना ध्यान से। फिर डी है कि कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापन से? तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है। फिर सी है मतलब 1.3 पहला, तीसरा, पांचवा सही है। खनिजों की खुदाई करना, कौन से क्रियाकलाप जंगलों के विनाश, खनिजों को खोदना, बांध का निर्माण करना, बाजार की कृषि भूमि तैयार करना। फिर है ग्लोबल वार्मिंग सौरमंडल बढ़ता है और नमामि गंगे योजना 2014 की, सही बात है। मध्य प्रदेश में जलग्रहण की पुरानी संकल्पना, ये जो है ना कुल्हड़ है। और फिर कौन सा कदम सही नहीं हमने पढ़ लिया, बाकी सारे क्वेश्चन हो गए। एलपीजी के संबंध आ सकता है कि वो नीले ज्वाला से उत्पन्न इस बात में मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, एक स्वच्छ ईंधन है और उसमें ये उच्च ऊष्मीय है, ठीक है, सारी बातें सही। तो बस हल्का हल्का सा नहीं, बस ये सारे क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा एक और वजह क्या कि एकोनिया क्रोस्पस सर्वाधिक समस्याकारी जलीय कशेरुक, जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं। तो ये किसको कहते हैं? एकोनिया क्रोस्पस जलकुंभी को कहते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लिया तो भी तो पता चल जाएगा ये प्री है ना। एक बार हल्का हल्का सा पढ़ेंगे तो भी पता चल जाएगा। तो भी मतलब एग्जाम में करेंगे तो रुकेंगे थोड़ा सा, 18 मिनट तक हमको पढ़ना, हमको क्वेश्चन समझना। मतलब तो ये टॉपिक मतलब ये कहाँ खत्म हो रहा है? ये खत्म हो रहा है यहाँ, बताओ। प्रोजेक्ट रेड पांडा कब हुआ था? 94 में चालू होता। फिर 20 सही है, पशुपालन के दौरान बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियों से क्या होता है कि गिद्ध कभी कभार नजर आते हैं, जैसे गिद्ध वगैरह सब मर जाते हैं। फिर ये घास टीडा मेंढक सांप, ये तो पढ़ लिया था हमने। और ये बताओ कि ये WIA कहाँ पे स्थित है? तो ये देहरादून में है ना। फिर है कि कौन सा पादप कोशिका में विकसित होता है? तो डी तरंकाय नहीं होता है, बाकी तृतीय लव सैल्यूल सब होता है। फिर डी है गाजर चुकंदर मूली सब कहाँ होता है? जड़ होती है। फिर है कि प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, ये डी है 73 है। और फिर झुमकेती है तो ये है ना मेघालय। और रेड पांडा तो हमको बताइए, उनमें ऊर्जा प्रवाह कम होता है, देन एक दिशा में, है ना। और फिर है कि प्रकृति में होने वाले जल चक्र चरण नहीं है तो ये प्रकाश संश्लेषण होना, बाकी उत्सर्जन अवक्षेपण भी होता होगा। जंगली गधों का अभ्यास, गधों का गुजरात में पढ़ लिया। राष्ट्रीय अभियान कौन सा? कान्हा का में मध्य प्रदेश में कान्हा कृष्ण भगवान सबके खाली थोड़ी। फिर है बी, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया तो फिर बचा क्या है? 11 सितंबर को पढ़ लिया यार उच्च तुमने, सारा टॉपिक होगा हमारे। कौन सा रोग मधुमेह है, हृदय गति है, सब हो गया क्या? अभी हम रिविजन करें तो MCQ वहां से पढ़े। रुको, ये हमारे पास, रुको 1 मिनट रुकेंगे। MCQ फिर हम वही साइकोलॉजी के, हाँ, फिर अगर इसके हो गए तो फिर वही इसके पर्यावरण अध्ययन के, है ना, इसके पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे हमको। चलो थोड़े से बच्चों कर लेते हैं। चौथा है चर्चा करना। क्या होता है? विद्यार्थी शिक्षक उपलब्धियों को देखने के लिए
किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? कौन सी देखो अवलोकन करना प्रयोग में करना, ये विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि देखनी, चर्चा शैक्षिक उपलब्धि है ना नहीं है, मतलब अवलोकन प्रयोग उपचार सब हो जाएगा। फिर एक तीसरा पहला इसका विद्यार्थियों में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपस्थिति के समय बच्चे के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। फिर एक तीसरा एक और दो गुण से वैधता भी सही, विश्वसनीयता भी सही, एक अच्छे शिक्षण पत्र की विशेषता। फिर दूसरा है OHP, कौन सी प्रक्षेपण सामग्री नहीं है? तो बुलेटिन बोर्ड, प्रेरणा बोर्ड, इसमें सब में कुछ न कुछ मतलब सामने की तरफ पड़ता है। मनोरंजक खेल संबंधित क्या होते हैं? मनोरंजक खेल संबंधित उससे रुचि उत्पन्न करने के तरीके। फिर तीसरा नहीं ABC तीनों वाले सही, अवलोकन करना, फिर अभिव्यक्ति करना, से विश्लेषण करना, ये क्या संकेतकों को बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है ना। एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप से कौन सा संकेतकों को बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो ये ABC है। फिर है कि चौथा है विचार गोष्ठी, सामूहिक चर्चा संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है ना? विचार गोष्ठी। फिर 3 निर्धारण मूल्यांकन सतत मूल्यांकन की एक तकनीक है ना। तो ये हो गया तकनीक हो गई एक। और फिर हो जाता है अपने प्राथमिक स्तर पर्यावरण रचनात्मक आचरण में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? तो विचारों की ग्रेडिंग और रैंकिंग नहीं चलेगी, रैंकिंग वगैरह ऐसी चीजें शामिल नहीं होगी है ना। फिर है उपचारात्मक शिक्षण करना, देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक प्रयोग नहीं होता? उपचारात्मक शिक्षण एक आकलन सूचक, पहले तो चर्चा पढ़ लिया था, गलती से पढ़ लिया था। तो उपचारात्मक शिक्षण की चर्चा करना, अवलोकन करना, प्रयोग करना वाली विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि तो देखने के लिए, ये देखने के लिए उपचार को ठीक करने के लिए होता है शायद तक। फिर सारा हो गया इसका सीखने के लिए संदर्भ को आदान प्रदान करना। अगर बच्चों को कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है कहानी और कविताओं को शिक्षण में है ना, तो पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सीखने के संदर्भ को आदान प्रदान करना है, ऐसा कुछ है। फिर है कि एक बार होता है शिक्षण विधि के सिद्धांत होते हैं ना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस पर आधारित है? ये शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। खेल विधि शिक्षण विधि का सिद्धांत है। फिर दूसरा है मनोरंजन खेल संबंधित है। फिर है कि विचार गोष्ठी है, कितनी बार पढ़ेंगे। फिर अपन चौथा है स्थानीय, क्या है कि उदाहरणों को स्पष्ट करने के लिए कविता कहानी को प्रयोग करना क्या कहलाता है? स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और घटना की योग्यता का विकास करने में है ना, ये सब। फिर इसके अलावा तीसरा है निर्धारण मूल्यांकन, ये सब हो गया। फिर यहाँ देखो तो हाँ सारा कुछ पढ़ लिया। फिर बताओ कि प्रक्षेपण के आधार पर उपयोगी सामग्री नहीं, तो रेडियो नहीं है ना प्रक्षेपण के आधार पर, पेज बोर्ड है, स्लाइडर है, चार्ट है, ये सब अलग। प्रयोगात्मक कार्य के लाभ क्या है कि उक्त सभी अर्जित सिद्धांतिक ज्ञान स्थायी हो जाता है ना, और क्रियात्मक व्यवहारिक ज्ञान मिलता है बालक को, सारी बातें हो गई। दूसरा सिंपल से सृजनात्मक विकास हेतु आशुरचित उपकरणों का निर्माण करा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण बालक में नियमित का विकास करता है सृजनात्मकता आशु है। और सतत मूल्यांकन में सृजनात्मकता विकसित होती होगी। और सतत मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी? तो एक मतलब जो दोनों तीनों होते हैं वही ज्यादातर आंसर होता है। आधुनिक नवीन मूल्यांकन और पारंपरिक मूल्यांकन है, तो नहीं और मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि है। फिर ये हो गया और मतलब एक तीन दोनों चाहिए, एक और तीन दोनों। फिर बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषा को बोझ डालना, क्या प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन के लिए उद्देश्य ये उद्देश्य नहीं, बोझ डालना नहीं। बाकी संज्ञानात्मक कौशल विकास करना, उत्सुकता पैदा करना, वातावरण के लिए मूल्यों का आत्मसात, ये भी ठीक है। फिर तीसरा है पोर्टफोलियो, क्या करता है? बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका का प्रयोग है। प्रयोगात्मक कार्य के लाभ हमने पढ़ लिया। चौथा है परिभाषा और अमूर्त उदाहरण की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती, क्या करती? कौन सी विशेषता नहीं पाठ्यपुस्तक में नियोजित, कौन सी विशेषता नहीं तो कहानियों घटनाओं को शामिल करती, सभी विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरत पूरा करती, सांस्कृतिक प्रश्न ये भी है। और अमूर्त उदाहरण की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती। परिभाषा ऐसा तो कुछ नहीं है किताबों के बारे में। फिर डेविस की परिभाषा कक्षा में जाने से पूरे अध्यापकों को पूरी तैयारी करनी चाहिए है ना। मतलब कि जैसे कि पूजन की सारी तैयारी नहीं करते देवताओं की है ना, देव यानी देवता की पूजन की, क्योंकि शिक्षा की प्रगति के लिए कोई बात इतनी ज्यादा नहीं है ना। जितनी की योजना की अपूर्ण तैयारी, ये डेविस का कोटेशन है। और आशु रचित उपकरण क्या होते हैं? तीसरा है स्प्रिट लैंप आशुरचित उपकरण, मतलब कि हाथ से बनाया हुआ, प्लास्टिक की फनल है, सूखा तेल है, सब दृश्य साधन सहायक होते किसमें? ये तीसरे में सहायक होते। दृश्य साधन किसमें सहायक होते? बालक के मस्तिष्क में स्थायी ज्ञान, सही बात है। फिर बताओ सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सा? प्रत्यक्ष अनुभव आधारित प्रत्यक्ष अनुभव क्रिया पदार्थ। फिर पहला ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से होता है। दृश्य श्रव्य का उपयोग निम्न किस आधार पर महत्वपूर्ण है? तो है हमारे पास समय, तो ये ना ज्ञानेंद्रियों का संबंध ज्ञान से आशा करता है ना, इस वजह से। और चित्रों के जन का आधार होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी है ना। चित्रगत वस्तुओं का आधार है ना, चित्रगत वस्तुओं का आधार हो गया, चित्रगत वस्तुओं का रंग हो गया, और यथार्थ वस्तुओं को प्रस्तुत करने वाले चित्र उपयोग सभी चित्र का चयन का आधार ये सब होना चाहिए, आधार रंग प्रस्तुति। फिर है तीसरा चार्ट है, जो क्या करता है कि अंतर संबंध तथा संगठन भाव उच्चारण तथा विशेष स्थलों को दृश्यात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। ये उसको अपन चार्ट कहते हैं। भाव रेखा चित्र तो नहीं है, हाँ ठीक है। फिर दूसरा है वेबस्टर की परिभाषा के संपूर्ण पृथ्वी तथा उसके किसी भाग के धरातल के आकार और स्थिति को किसी पैमाने या प्रक्षेपण द्वारा प्रदर्शित मानचित्र करता है। ये बेस्ट परिभाषा है, वेब परिभाषा, मतलब वेब वेस्ट है ना, वेबस्टर ऐसा समथिंग होते। फिर है चौथा की अवबोध करना, कि मानचित्र पढ़ने को जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है पढ़ने से, उसको क्या कहते हैं? मतलब समझ आना। फिर फिर प्रस्तुतिकरण का स्तर क्या होता है? कि उपरोक्त सभी होता है ना, पाठ्यपुस्तक स्मृति चिंतन बोध। फिर है कि दृश्य सामग्री है,
सुनकर देखकर ज्ञान प्राप्त करना जिस सामग्री के द्वारा, सुनकर देखकर दोनों है ना। तो प्रक्षेपित सामग्री कौन सा है, तो 2 और 3 दोनों प्रक्षेपित, तो 2 है अपना श्यामपट्ट, ये भी प्रक्षेपित अप्रक्षेपित, मॉडल भी अप्रक्षेपित है ना। ऐसा कुछ नहीं, अप्रक्षेपित मतलब ऐसा कुछ पड़ता नहीं लाइट वगैरह। विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए तार्किक क्रम, सही बात है। और ये पाठ्यपुस्तक के अनुरूप पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का संग्रह होना चाहिए पाठ्यक्रम के अंदर, सही है भी। और फार्मेलिन का उपयोग किया जाना चाहिए तो प्रतियोगी के परीक्षण में, है ना। और फिर चौथा उपयोग सभी अन्वेषण सृजनात्मकता सब आपको क्वेश्चन है, तो ये आशुलॉजी 2.2 द्वारा बालकों में क्या से। फिर बाकी प्लान, हाँ ये हो गया अपने को शिक्षक जो वास्तविक पदार्थ वस्तु उपलब्ध नहीं पाती, तो वह क्या करता है, वह मॉडल का प्रयोग करता है। और फ्लेनन पट्ट का बना होता है, तो यूट्यूब सभी में राइट प्लाईवुड लकड़ी है ना, फ्लेन पट्ट है ना, इन सब का में प्लाईवुड। बताओ चौथा उपयोग सभी रेखा चित्र चौकोर का प्रयोग किया जाता है, तो ये नियम को विस्तृत करने के लिए सुविधा के लिए मानचित्र, रेखा चित्र मानचित्र रेखा में किसी तथ्य को समझने के लिए, जब भी उपयोग सभी है तो ठीक है ना। अब वो चौकबोर्ड को दिखाना हो, नियम लिखना हो, तथ्य को समझना, रेखा चित्र वगैरह आदि को, है ना। और इसके लिए भी उपयोग सभी सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ के। हाँ यहाँ की वीडियो भाषा कहाँ पड़ी हुई, तो बताओ कि संपूर्ण पढ़ी है तो चित्रों के, ठीक है। तो बस और क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार होते हैं, तीसरा निबंधात्मक लघुतात्मक सभी प्रकार हो सकते हैं ना। गुण कौन कौन, शुद्धता रहती है, वस्तुनिष्ठता होगी तो शुद्ध रहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों। चौथा है उपयुक्त सभी श्रव्य दृश्य ये शिक्षण सामग्री प्रकार के। दूसरा मूल्यांकन होता है, तो अधिक अनुभव दोनों मिलकर बालकों में क्या व्यवहारिक परिवर्तन संकेत जिससे प्राप्त होता है, मूल्यांकन से पता चलता है। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता क्या होती है, सारी अंग विभाजन जिस प्रकार सामान्य निर्देशों विकल्प है ना। और तो सामान्य पाठ्यक्रम का फिर है पहला वस्तुनिष्ठता बढ़ाने से परीक्षा के नियम के गुण अधिक बढ़ दो, तो वस्तुनिष्ठता अधिक प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा, ठीक है। चौथा है निर्णय बोले, तो प्रश्न में जो सहायक सामग्री प्रयुक्त जाती है वह है चित्रात्मक, ठीक है। ये निर्णय बोल, तो ये है चित्रात्मक सामग्री प्रदर्शन में। और फिर है पहला ग्लोब है, तो पृथ्वी की आकृति, उसकी गति, ऋतु आदि का ज्ञान करने के लिए। फिर है तीसरा दृश्य सामग्री का उपयोग है ना, टेलीविजन है। फिर प्रश्नों के प्रकार हो गया, उस मूल्यांकन को अच्छा माना जाएगा जिसमें क्या हो, तीनों हो वस्तुनिष्ठता हो पहले पे। अभी तो समय है और क्वेश्चन खत्म, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन विषय के मूल्यांकन की सुनिश्चित निष्पष्ट, ठीक है। तो अभी हमारे पास 6 मिनट हो रहे, तो अपन क्या पढ़ेंगे देखिए प्रश्न। फिर क्या है, तो उपयुक्त सभी है, तो सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं। सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन विषय के मूल्यांकन सुनिश्चित स्पष्ट विधि क्या होगी, प्रश्न। तो इसमें क्या है, 2 किसमें जांच प्रक्रिया में उद्देश्यों को उचित अंक भार दिया जाए, तो वस्तुनिष्ठता लाने में बाधाजनक कथन है। जांच प्रक्रिया में उद्देश्यों को उचित अंक भार दिया जाए, ये बाधाजनक कथन। उपयुक्त में से कोई नहीं, नवीन प्रकार के प्रश्नों को अपनाया जाए और जांच प्रक्रिया में विषय वस्तु को उचित अंक भार दिया जाए। उचित अंक भार दिया जाए जांच प्रक्रिया में उद्देश्यों, जांच प्रक्रिया में विषय वस्तु को उचित अंक भार दिया जाए, उद्देश्यों को नहीं विषय वस्तु को भार देना, ठीक है। फिर एक अच्छा प्रश्न पत्र निर्माण है, तो आवश्यक पद कौन से, तो सभी है ना। जैसे ब्लूप्रिंट का विश्लेषण है, आधार पर प्रश्न पत्र बनाना, प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना, प्रश्न पत्र डिजाइन निर्माण सब आ जाएंगे। फिर यहाँ दे नहीं रखा, फिर तीसरा इसका बालक के मस्तिष्क में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति है। बालक के मस्तिष्क में दृश्य साधन सहायक होते हैं, बालक के मस्तिष्क में स्थायी ज्ञान मतलब स्थायी ज्ञान की प्राप्ति। बस यही था सारा कुछ। अब ये क्वेश्चन हो गए, अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, एक और किताब लेते हैं, साइकोलॉजी के क्वेश्चन करते हैं, है ना। बहुत पहले ली थी, देखो ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन है सारे इसमें, अच्छी किताब है ऐसे, है ना। ये अपनी पब्लिकेशन की बुक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी टॉपिक है उन सबको वस्तुनिष्ठ, पर संस्कृत में दे रखी ये बात है। ये पंचपदी प्रणाली किसने दी, संस्कृत, मतलब संस्कृत शिक्षा विभाग की भी दे रही, अच्छा तो है यार, क्या दिक्कत है इनमें। तो साइकोलॉजी अपने हो गई मेरे, तो चलो पढ़ते। तो बताओ कि पाठ्य पंचपदी प्रणाली हर्बर्ट वाली है ना, कौन सा सिस्टम नहीं है कि सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ, तो अंतर्दर्शन मतलब अपने मन से बताना कि आप कैसे व्यक्ति। फिर असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रयोग करता है, स्वास्थ्य को समाजन को बुरा कार्य उपयोग चुका, असहानुभूतिपूर्ण स्वास्थ्य को, हाँ सही बात है। फिर अधिगम, ये किससे, शिक्षा में ज्ञान का अर्थ प्रकृति समुदाय, ये अपने है ना सिलेबस में। तो ये साइकोलॉजी की तो खूब किताबें हैं अपने पास, है ना। 2022 में 23 में तृतीय संस्करण, 2022 की परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे ये रिपीट में, है ना। और शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार पर किस पर निर्भर करता है, अध्यापन शैली पर। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार अध्यापन की शैली पर निर्भर करता है। फिर है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या होता है, बच्चों को महत्व देना। फिर है कि बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं, मनोगत्या जिसमें गति भी है, तो सोचना नहीं होगी, लिखना फेंकना खेलना ये सब हो जाएगा। फिर डीवी
अनुसार शिक्षकाची भूमिका असते. सब में जितने भी आए होंगे ना, तो सहभागी रूप है. जो डीवी प्रगतिशील शिक्षक समर्थित, उन्होंने शिक्षक को सहभागी माना है. देखो, तो डीवी के अनुसार शिक्षक कैसा है, तो सहभागी. फिर है कि शिक्षा मनोज्ञान का प्राथमिक कार्य अस्ति, तो कौन सा कार्य, शिक्षण कार्य. तो शिक्षा मनोज्ञान का शिक्षक से प्रभावशीलता है विकास. शिक्षा मनोज्ञान का पहला काम क्या है कि शिक्षक की प्रभाव, शिक्षक को प्रभावशाली बनाए, शिक्षक को सही देखा. और शिक्षण अधिगम मतलब उसके पास कुछ होगा, है ना, शिक्षण बताने को, सही तरीके से पढ़ाने को. अध्ययन एवं शिक्षा मनोज्ञान नीति परिभाषा केंद्र तथा शिक्षण अधिगम अध्ययन में चार्ल्स स्किनर की परिभाषा है. कौन सी, शिक्षण अधिगम अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है. अच्छा, शिक्षण और अधिगम. शिक्षण का मतलब पढ़ने का और पढ़ाना, इन दोनों का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान, इसके परिभाषा. फिर किंचित आदर्श शिक्षक कस्मिन बल देता थी, मतलब कि मतलब कि एक आदर्श शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए, विधि पर, पाठनी विषयों पर और व्यवहार पर, बच्चों के व्यवहार पर, सब पर बल देना चाहिए. और कस्य अध्ययन अस्ति, है ना, शिक्षा शास्त्र किसका अध्ययन है. शिक्षा शास्त्र में किसका अध्ययन होता है, किसका अध्ययन है, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण की विधियों का अध्ययन. शिक्षा शास्त्र इसमें शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का अध्ययन होता है, इसमें अध्यापक की शैली और विधियों का अध्ययन होता है. ठीक है, शिक्षण का अध्ययन होता है. शिक्षण शास्त्र तो शिक्षण की विधि का अध्ययन होगा. हाँ, 2 मिनट और, है ना, 2 मिनट पढ़े. बताओ कि शिक्षणार्थ प्राकृत आकलन के लिए थे तस्य किं नाम. तो प्रारंभिक, है ना, प्राकलन आकलन के ये प्रारंभिक आकलन क्या है, प्राकलन तस्य किं. अच्छा, देखो सेम प्राक आकलन को एक और क्या कहते हैं, प्रारंभिक. प्राक का मतलब प्रारंभिक होता है. पाठ्यचर्या का अर्थ क्या होता है, संस्था या समस्त क्रिया, मतलब स्कूल में होने वाली समस्त क्रियाएं आती, शैक्षिक शैक्षिक बनो, पाठ्यचर्या का मतलब, है ना. फिर अधिगम करतु बुद्धि विवेक को सर्वाधिक अनुप्रयोग कुत्र भवति. तो अधिगम करता कि बुद्धि और विवेक का उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ होता है, शिक्षण में, पढ़ने में, है ना. ये तो ज्यादा समझिए. शिक्षक से प्रभाव कारक सर्वोत्तम कक्षा प्रति शिक्षक से व्यक्तित्व योग्यता. शिक्षक का सबसे कक्षा के प्रति व्यक्तित्व योग्यता में सभी पक्ष आ जाते हैं. तो अजीब सा है, ज्यादा पता नहीं चला. शिक्षक का प्रभावशीलता मतलब प्रभावशील सर्वोत्कृष्ट अस्ति. तो शिक्षक का प्रभावशाली कारक कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सर्वोत्कृष्ट प्रभावशाली कारक कौन सा है शिक्षक का. तो शिक्षक का सर्वोत्कृष्ट प्रभावशाली कारक है कक्षा के प्रति शिक्षक का व्यक्तित्व, कक्षा के प्रति शिक्षक की व्यक्तिगत व्यक्तित्व योग्यता. बस सुन लेना ना. शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना. और भी है ऑप्शन, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन, ठीक है, फिर भी ठीक. प्रौढ़ है, फिर निदान, उपचार, परिस्थितियों, व्यवस्था, मार्गदर्शन, ठीक. नियत पाठ्यक्रम दूसरों के में ना, ये आए हुए सब 2021 में, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन करने से और एग्जाम में आए हुए. बात भावी शिक्षक के भी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रदान, भावी शिक्षकों को क्या देता है, अनुसंधान प्रविधि, प्रभावी अनुसंधान प्रविधि देता है शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षक के. ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षकों को क्या दिया, अनुसंधान करना, अनुसंधान मतलब अनुसंधान करना चाहिए, ये दिया. ठीक है, ये सुझाया. और शिक्षा मनोविज्ञान किम मुख्य करोति, किंचित शिक्षा मनोविज्ञान किम, इसका क्या, अधिकतम प्रभावशीलतया शिक्षण विद्यानाम अन्वेषण. शिक्षा विज्ञान क्या करता है, शिक्षण विधियों का अध्ययन करता है. तो बस समझ हो गया. शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, अधिकतम प्रभावशाली शिक्षण विधियों का, शिक्षण ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली शिक्षण विधियों खोज करता है. तो ये था पूरा सेशन, है. तो हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए मुस्कुराते रहे, दिल से पढ़ते रहे, दिल से मेहनत करते रहे.